हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो एज यू नो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सक्सेस सीरीज, और जिसके अंदर अभी हम लोगों ने जो है कि काफ़ी सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। और वो लेक्चर्स आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं थोड़ा सा नेट जेआरएफ और थोड़ा सा यूकेपीएससी यूपीएससी की तरफ को, जिसमें कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, या रिसेंटली जितने भी हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, या लेक्चरर स्क्रीनिंग के जो एग्जाम में टॉपिक आने वाले हैं, फिलहाल कुछ दिन डिमांडिंग टॉपिक्स होने की वजह से हम उन पे काम करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो सक्सेस सीरीज है वो भी चलता रहेगा। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि आपका मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। आप सभी को पता है कि ये जो आपका टॉपिक है, ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या है। ये तो अलग चीज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन बन जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। और जैसे आपको एक गोल दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये गोल कौन से नंबर का है। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा बाहर हूँ, और बाहर होने की वजह से मैं 2 दिन से आपकी क्लास भी नहीं ले पाया। 2 दिन से 3 दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई है, और अभी भी फिलहाल मैं बाहर हूँ, बाहर से आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा बाहर का आपको शोर भी सुनाई देगा, और बाहर मौसम भी देखिए आप बहुत बढ़िया हो रहा है। तो हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसको आप देख पाएंगे। ये सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो हमारा अभी फिलहाल चल रहा है ये। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम है, जहाँ पे आपको सारे आपके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आपके क्लासेस में होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे नेट जेआरएफ का हम लोग बात कर रहे थे। फिलहाल मैंने आपसे कहा कि अभी जो हम फिलहाल हमने टॉपिक लिया ये नेट जेआरएफ से लिया। तो इसमें मेनली हमारा जो ये डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर ये टॉपिक आएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम बाकी टॉपिक्स पे भी बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए ये ज्यादा जरूरी है आपका। तो इसमें भी हम देखेंगे कि आपका क्या है। सबसे पहले जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले जरूरी है ये समझना है कि डेवलपमेंट क्या है या विकास क्या है, ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। तो विकास की अगर हम बात करेंगे, तो विकास का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नॉर्मल आपकी ग्रोथ हो जाए तो हम उसको विकास कह देंगे। विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो विकास होना कैसा चाहिए। वो एक सकारात्मक वृद्धि होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट भी हो रहा है आपका, तो एक पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट होना चाहिए ना। जैसे सपोज दैट आपने कई बार देखा होगा किसी की जो है कि पैर की कोई उंगली जो है कि बहुत ज्यादा लंबी हो गई, या हाथ की उंगली कोई बहुत ज्यादा लंबी हो गई, या सपोज दैट हम कभी देख लेते हैं कि हाइट किसी की बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये चीजें क्या है आपकी, ये एक नेगेटिव वृद्धि है ना। या कभी हम देख लेते हैं कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है। या हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो बहुत ज्यादा, वृद्धि तो हो रही है, ग्रो तो हो रहा है, लेकिन आप कैसा ग्रो चाहते हैं डिपेंड ये करता है। और एनवायरनमेंट के बारे में कहें या किसी भी प्रकार से कहें, तो वृद्धि जो आपकी होनी चाहिए या नीचे जो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सकारात्मक डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। फिर कभी कभी आपको छोटा सा टर्म एक ये भी दे देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका क्या डिफरेंस है। तो मेनली हम इसको देखेंगे कि आपका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका गुणात्मक परिणाम है, यानी कि आप उसमें क्वालिटी को चेक करेंगे। और जबकि आपका जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है। और वृद्धि जो है कि क्या होता है, एक लिमिट तक होती है, जबकि विकास क्या होता है कि आपका सतत चलता रहता है ना। ये कंटिन्यू चलता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद, किसी भी चीज की वृद्धि हो वो एक लिमिट के बाद में रुक जाती है ना। इतना हमें पता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि विकास जो हमारा स्टार्ट हुआ, जो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है, इस टॉपिक में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कहाँ से आया, इस पे बात हम करेंगे। थोड़ा समावेशी विकास है, उसको भले हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है या सतत विकास क्या है। पहले ये ज्यादा समझना जरूरी है कि सतत विकास होता क्या है ना। एक तो विकास हमने समझ लिया कि विकास क्या है। जनरली जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक पॉजिटिव वे में वृद्धि होना है ना। पॉजिटिव वे में जो ग्रोथ होता है उसको तो हम जनरली विकास कह देते हैं, लेकिन सतत विकास का मतलब होता है कॉन्शियस, कॉन्टिन्यूसली आपका डेवलपमेंट होते रहना। इसको हम कहते हैं सतत विकास। तो ये जो सतत विकास की मेनली क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट आया है सतत विकास का, ये आप इतना तो हम समझ गए क्या है ना। लेकिन मेनली जो सतत विकास की शुरुआत हम मानेंगे कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, गोल्स तो बाद में आए, लेकिन जो सतत विकास की अवधारणा आई कि विकास होना कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस विकास होना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित तमाम तरीके के मुद्दे देखने को मिल रहे थे, इन सभी मुद्दों में ज्यादा जरूरी हो गया था कि जो विकास है वो एक
जेन्युइन तरीके से हो, एक सही तरीके से विकास होना चाहिए। सभी देश अपने अपने विकास की होड़ में लगे हुए थे, डेवलपमेंट की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन डेवलपमेंट नेचर को नुकसान पहुंचा रहा था। जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा, जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा था, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा था, ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसके कारण टेम्परेचर अर्थ का लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सभी देशों ने एक बैठक की और इस पे ये डिसाइड किया गया कि मतलब जो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए सतत विकास की बात आई आपकी। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपका ब्रेटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की 1987 में, अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आपका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास जो होना चाहिए, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आप नेचर आपको यूज करें, आप नेचर को यूज कीजिए इजीली, बहुत बेहतर तरीके से यूज कीजिए, लेकिन ऐसा यूज कीजिए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता ना किया जाए और वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहला। यानी कि आपसे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई कहां से, तो आपको एक जवाब देना है। जो आपकी ब्रेडलैंड रिपोर्ट थी, ये ब्रेडलैंड रिपोर्ट, आपको नाम भी ध्यान रखना है, और कॉमन फ्यूचर। तो ये ब्रेडलैंड रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर जो नाम से जारी हुई थी, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। इसको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आप ध्यान देंगे, ये तो 1987 की है, लेकिन 1982 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार किया। ये बात ध्यान रखेंगे, कब? 1982 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में जो आपका पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें सतत विकास की अवधारणा की बात आई थी। और उसके बाद जो है कि आपकी एक रिपोर्ट जारी होती है 1987 में, और कॉमन फ्यूचर नाम से ब्रेटलैंड आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की थी। क्या कहा कि जो आपका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वर्तमान की जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड से कोई समझौता ना हो। इसको कहा गया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें 3 पिलर्स की बात की, 3 पिलर्स पर ध्यान देने की बात की। क्या कहा कि सामरिक आर्थिक विकास होना चाहिए, यानी कि जो विकास, जो डेवलपमेंट होना चाहिए ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए, सामाजिक समावेश उसके अंदर होना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण पर भी बात होनी चाहिए। यानी कि आपका इकोनॉमी और आपका सोसाइटी और आपका एनवायरनमेंट, तीनों को आपको ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट करना है, उस डेवलपमेंट में इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख के किया जाए और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से भी कोई समझौता ना हो। इसे कहा गया, ये क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहाँ से आए? तो यूएन की जो बैठक हुई थी, यूएन की बैठक में आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में सारे कोप अटेंड करवाए थे, सारे कोप्स पे हमने बात की थी। तो उसमें जो कोप 15 जो आपका पेरिस समझौता था, पेरिस समझौता में जो कोप पेरिस में हुआ था, उस पेरिस में हमने बात की थी। इसमें यूएन में डिसाइड किया गया था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए थे। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन और बन जाता है, मैं थोड़ा सा डीप, भले आपको चीजें मिल रही हैं लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर जाएगा। सतत विकास और सतत पोषणीय विकास में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो सतत विकास का मतलब होता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता रहे और ओवरऑल फील्ड में हो। लेकिन जो सतत संपोषणीय विकास है, इस चीज में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि संपोषणीय विकास के अंदर केवल और केवल स्पेशली जो फोकस किया जाएगा वो पोषण से संबंधित चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाएगा, और आपका जो है कि एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा। और मेन ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। और बाकी 17 जो लक्ष्य डिसाइड किए गए उनके अंदर क्लियर बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि जो ये आए कहाँ से, ये 2015 में पेरिस समझौते में अपनाए गए। तो एक प्रश्न ये भी बनता है आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड किए गए, ये कहाँ से डिसाइड किए गए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड किए गए हैं ये आपके 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था वहां से डिसाइड किए गए, ठीक है? और इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले आपके कुछ मिलीनियम मिलीनियम डेवलपमेंट्स लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को डिसाइड किया गया था। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, तो बाहर जो है कि ना मेरे पास माउस है फिलहाल, और ना जो है कि टच पैड है, तो इस वजह से जो है कि लाइन इधर उधर जा रही है, तो थोड़ा सा उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि क्लास आपकी होनी थी, हो नहीं पाई, तो मुझे लगा कि आपको क्लास देनी चाहिए, बाहर भी है कोई बात नहीं। तो आप ध्यान देंगे कि मिलीनियम गोल्स को डिसाइड किया गया। और जो मिलेनियम गोल्स डिसाइड किए गए थे ये 2015 तक के लिए डिसाइड किए गए थे, और 15 से फिर उसके बाद में 30 तक के लिए, 2015 से 2030 तक जो गोल डिसाइड किए गए उन गोल्स को
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया है ना, 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य रखे गए। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, उसमें 8 गोल्स को डिसाइड किया गया था। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करेंगे। मैं एक लेक्चर में जो है कि दोनों को कंपेयर करते हुए आपको बता दूंगा। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ये कोप्स हुए थे, जितने भी ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो जितने भी ये इस तरीके के लक्ष्य रखे गए, ये डिपेंड थे एक दूसरे पर। तो जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे ये लगभग लगभग मिलते जुलते थे, लेकिन इसमें कुछ चीजों को और एड ऑन करते हुए जो पुराने लक्ष्य थे उनको भी कंटिन्यू किया गया, और इनको कहा गया सतत संपोषणीय विकास के लक्ष्य। 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए, ठीक है। इन लक्ष्यों को क्या है, आपका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों को मजबूत बनाने के साथ साथ, एक्चुअली मैं फिर से वही कह रहा हूँ, माउस मेरे पास है नहीं, खाली लैपटॉप से मैं आपको ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइनिंग इधर उधर जा रही है, आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है आपको देखना है, एक तो सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित मानकों को मजबूत बनाना, सभी देशों से गरीबी को समाप्त करना, ठीक है, और क्या है सामाजिक न्याय की बात करना, और क्या है जलवायु परिवर्तन का सामना करना, शिक्षा पर बात करना, स्वास्थ्य पर बात करना, समानता पर बात करना, और शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना। ये क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ये लक्ष्य थे, है ना। और क्या है जो इसको ध्यान रखना है आपको, कब से कब तक के लिए डिसाइड हो, एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसका अंतिम लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। 2030 तक ध्यान रखना आपको, ठीक। 15 से 2030 तक कहाँ अपनाया गया, पेरिस समझौता 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, ये 17 गोल्स की अगर हम बात करें तो ये 17 गोल कौन कौन से हैं। पहला गोल तो क्या है आपका, गरीबी का अंत करना। दूसरा है शिक्षा में पहुंच सभी की होनी चाहिए। और तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। चौथा है आपका शुद्ध पानी और स्वच्छता का उपयोग। छठा है आपका जलीय, वन और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन। सातवां है आपका ऊर्जा सुरक्षा और शुद्ध ऊर्जा की बात। आठवां है आपका अच्छे काम और उचित वाणिज्यिक मार्गदर्शन, मजदूरों का औचित्यपूर्ण काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमिता, है ना, बांग्लादेशी लोगों की समानता और संपर्क की बात, सुरक्षित, सही और सामरिक नगरीकरण, समृद्ध, विश्वसनीय और जिम्मेदार उपयोग, और आपका महती संचार और तकनीकी समर्थन। ये टॉपिक्स कुछ आपके हिंदी में आपको एग्जैक्टली समझ ना आए तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में गोल्स दिए हैं जो आपके मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। वो आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जीरो हंगर जो टारगेट है वो कौन से वाले गोल्स के तहत डिसाइड किया गया, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका गोल 2 था उसके अंदर बात की गई थी जीरो हंगर की, कि जीरो हंगर होना चाहिए, मतलब किसी भी देश में जो है कि किसी भी प्रकार से भुखमरी की हालत नहीं आनी चाहिए। गुड हेल्थ की जो बात की गई है, गुड हेल्थ की बात किसमें की गई है, सस्टेनेबल गोल नंबर 3 में की गई है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन की बात किसमें की गई है, गोल नंबर 4 में की गई है। जेंडर इक्वालिटी की बात गोल नंबर 5 में की गई है। और जो है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात 6 में की गई है। 7 में बात की गई है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की। गोल नंबर 8 आपको कहता है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करने के लिए कहा है। 9 कहता है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनोवेशन लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और इस तरीके से बढ़ाना कि उससे जलवायु परिवर्तन पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। और 10th आपका कहता है कि आपको क्या करना है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, ठीक है। और 11th कहता है, 11th आपको कहता है कि जो सस्टेनेबल सिटीज हैं एंड कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज को और सिटीज को क्या करना है, आपको सस्टेन करना है, सस्टेनेबल बनाना है उनको, ठीक है। उसमें जो भी चीजें, मतलब आप किस प्रकार से जो सिटीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कम्युनिटीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनमें क्या होना चाहिए, कुल मिलाकर के आपको फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इन कामों को करना है। 12 आपका क्या कह रहा है, 12 आपको कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आप सॉरी, हाँ, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, आप जो कंजप्शन कर रहे हैं उसको बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से कीजिए, और आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से कीजिए। 13 आपको क्लाइमेट एक्शन की बात बताता है। 14 आपको लाइफ बिलो वाटर बताता है कि जो लाइफ नीचे है उस पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाए, जो लैंड पर लाइफ है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाए। और इसी प्रकार से आपको जो गोल नंबर 16 है ये पीस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात करता है जो देश में शांति और न्याय को कायम रख सके। और जो 17वां गोल है वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है क्या, पार्टनरशिप की बात करता है। ये जो गोल्स हैं इन सब में हमारी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, इन गोल्स को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के सामने आए, ठीक है। ये हिंदी में आपको दे रखे हैं, ये सारे आप हिंदी में भी देख पाएंगे और इंग्लिश में भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमको क्या होना है, एक साथ आकर के इस पर काम करना है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर एक कहानी की तरह मैं आपको इसको बना करके बताने याद करने का एक ट्रिक आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप इसको याद रख सकें। अगर हम बात करें कि क्या है, सभी देशों ने, जितने भी हमारे यूएन के अंदर देश थे, उन्होंने क्या किया इस बैठक में, ये डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, किसी भी देश के अंदर नो पॉवर्टी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार याद कराने का प्रयास करता हूँ, अगर आपको याद रख सके तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको इजीली यहीं पे ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लेंगे। तो पहला क्या है कि देशों ने डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, नो हंगर होना चाहिए, और जब सॉरी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब नो पॉवर्टी, पहला गोल क्या है, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आदमी के पास पैसा होगा, पैसा होने के बाद वो सारी चीजें मैनेज कर सकता है, तो सबसे पहले पैसे की बात करी। पैसा आने का मतलब क्या है, नो पॉवर्टी। फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमारे पास पैसा, हम काम किस लिए कर रहे हैं, हम एजुकेशन किस लिए ले रहे हैं, हम जॉब क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला टारगेट तो भाई यूएन का क्या था कि नो पॉवर्टी, कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या था कि जब किसी के पास पॉवर्टी नहीं होगी तो क्या होगा, हंगर नहीं होगा, कि वो खाने पीने की व्यवस्था कर लेगा, 2 जून की रोटी जुटा लेगा, है ना। टू आपका 2 जून की रोटी, नो जीरो हंगर। दूसरा टारगेट आपका क्या है, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहेगा। तीसरा क्या है कि जब कोई भूखा नहीं रहेगा तो उसकी हेल्थ और बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी, गुड हेल्थ उसकी रहेगी, तो थर्ड गोल आपका गुड हेल्थ हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या होगा, जब उसके पास कोई पैसा आ गया, मतलब नो पॉवर्टी है, दूसरे नंबर पर उसको खाने पीने की 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो गई है, तीसरा उसकी हेल्थ अब अच्छी हो चुकी है क्योंकि वो ठीक ठाक खा रहा है, आप है ना, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, तो हेल्थ भी अच्छा है। फोर्थ क्या है, जब उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, सोचता है अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देगा। तो फोर्थ आपका टारगेट क्या हो जाएगा, फोर्थ गोल की गुड क्वालिटी एजुकेशन की बात है। जब उसको एजुकेशन मिल जाएगा, एजुकेशन बढ़िया हो जाएगा, देश में सब एजुकेटेड होंगे, तो फिर जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। तो क्या होगी, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाएगी फिफ्थ गोल में। ठीक है, कहानी को रिलेट करते चलना। पहला क्या है, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब अपने पास अब पैसा आ गया, पैसा आ गया तो भैया अब हंगर नहीं होगा, हंगर नहीं होगा तो गुड हेल्थ होगा, गुड हेल्थ होगा तो उसके बाद में बंदा फोकस करेगा एजुकेशन पर, अच्छा एजुकेशन पर, लोग एजुकेटेड होंगे तो फिर जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, मतलब जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी। सिक्स में क्या हो जाएगा, जब उसके पास जेंडर इक्वालिटी आ गई, अच्छी एजुकेशन आ गई, गुड हेल्थ हो गई, अब वो ध्यान देगा सही स्वच्छ पानी पर, ध्यान देगा क्योंकि वो एजुकेटेड हो गया, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। अब सिक्स नंबर पर आपको ध्यान देना है कि वो अब बात करेगा कि उसके आसपास क्या होना चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, ये सारी चीजों के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको एनर्जी भी कैसा चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए। तो सेवंथ पर आपको ध्यान रखना है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की वो बात करेगा। एट्थ में क्या है कि इस चीज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने देश की इकोनॉमी को, इससे ना सॉरी इसके बाद क्या करेगा, वो अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करेगा इस चीज से। लेकिन इकोनॉमी ग्रो कैसा होना चाहिए, डिसेंट तरीके से होना चाहिए, बेहतर तरीके से इकोनॉमी ग्रो करना चाहिए। तो एट्थ हो गया आपका, इकोनॉमी ग्रो की बात करेगा डिसेंट तरीके से, वो भी है ना। और इकोनॉमी ग्रो होगा तो इकोनॉमी ग्रो करने के बाद में वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। तो आपका नाइन्थ टारगेट क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज हो जाएगा, आपका इनोवेशंस हो जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। टेंथ फिर उसके बाद क्या करेगा, जब वो अब एजुकेटेड भी हो गया, सारी चीजें हो गई, अब वो क्या करेगा, अब वो अभी तक तो उसने क्या किया कि जेंडर इक्वालिटी देख लिया एजुकेशन के बाद, लेकिन देश के अंदर भी तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, अलग अलग तरह से इनइक्वालिटीज है। तो टेंथ नंबर पर अब उसका टारगेट रहेगा कि वो जो इनइक्वालिटीज फैली हुई है इन पर काम करे, इन इक्वालिटीज को खत्म करे, रिड्यूस इन इक्वालिटी। फिर जब इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपने सिटीज को, अपनी कम्युनिटीज को, इनको भी तो सस्टेन करेगा। अब वो शहर पूरा, अब उस जब इनइक्वालिटी नहीं रही तो इसका मतलब क्या है कि पूरा सिटीज उसका है, पूरी कम्युनिटीज उसकी है। अब वो पूरी कम्युनिटीज और पूरी सिटीज पर काम करेगा। तो 11th गोल आपका क्या हो गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर 12th पे वो बात क्या करेगा, अब ये सारी चीजें हो गई है, अब उसको क्या करना है, उसको पता है, वो सबको अपना मान रहा है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो 12th पे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करेगा कि भाई ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जब सब मेरे भाई हैं तो भाई मैं इस तरीके से कंजप्शन करूं, इसकी भाई इस तरीके से प्रोडक्शन करूं, इस तरीके से कंजप्शन करूं कि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज का यूटिलाइज कर सके उसको। तो 12th आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल एंड कंजप्शन, सॉरी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 की बात क्या करेगा, उसने इतनी सारी बातें कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, सब कर लिया, बोला अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जो मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज पर ध्यान रखना है, क्लाइमेट के प्रति हमको एक्शंस लेने और ऐसे एक्शंस लेने जो पॉजिटिव एक्शंस हो। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है गोल 13 आपका। फिर 14 में क्या करता है कि क्लाइमेट के अंदर आपका वाटर भी है और आपका लैंड भी है, तो पहले वो ध्यान देगा कि आपका जो मराइन लाइफ है
उस पर फोकस करेगा। जल ही जीवन है तो पहले बिलो वाटर की लाइफ पर फोकस करेगा, फिर ऑन लैंड की बात करेगा। पहले बिलो वाटर की लाइफ की बात कर रहा है, फिर ऑन लैंड की बात कर रहा है कि लैंड पर 15 गोल पर, है ना। 16 में वो बात करेगा सब कुछ हो गया, इतना होने के बाद में अब क्या करेगा कि वो शांति कायम करने की बात करेगा। जब व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है फिर वो सुकून ढूंढता है, शांति ढूंढता है। तो 16 गोल उसका रहेगा पीस एंड जस्टिस की बात के लिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बनाना है जिससे कि पीस मेंटेन हो सके, जस्टिस मेंटेन हो सके। और 17 तो आपका लास्ट यूनिवर्सल हो गया कि भाई अब इतने सारे गोल हमने डिसाइड कर लिए, 16 गोल्स हमने डिसाइड कर लिए, इन 16 के 16 जो गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो 17 गोल आपको क्या कहता है, आपका पार्टनरशिप फॉर दी ऑल गोल्स, टू अचीव ऑल गोल्स, सारे गोल्स को आपको अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करनी होगी। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि मैं बाहर ग्राउंड में बैठ करके ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम भी होगा, पीछे से हॉर्न भी सुनाई दे रहा होगा। तो लेकिन जितना भी रहा आप समझ पाए होंगे लेक्चर को। कल जो है कि मैं थोड़ा सा आपको इसी तरीके से मिलीनियम पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए कर देंगे, और फिर उसके बाद हम फटाफट जो है कि थोड़ा सा जो हमारी ये यूनिट्स में कुछ रह चुके हैं जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मैं जल्दी जल्दी इनको जो है कि फटाफट, क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल ही रहे हैं, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रक्शन को, आपका जो है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपके इश्यूज हैं इनको सारे इश्यूज को क्लियर कर लेंगे, और पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन लाइफ पर उस पर बात करेंगे, नेचर एंड एनर्जी रिसोर्सेज पर बात करेंगे, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ ये जो है कि हैं, इन पर बात करेंगे, और जो नेचर से रिलेटेड हजार्ड्स हैं इन पर बात करेंगे। और एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स मैंने सारे आपके जो है कि इससे पहले वाला लेक्चर लिया उसमें दे दिए हैं, उसमें एक दो आपके छूट गए हैं, उनको मैं जो है कि अलग से कवर कर दूंगा। जैसे उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने उसमें कवर नहीं किया है, तो उसको मैं कर दूंगा, क्योंकि जो मेनली डिमांड हो रही थी वो कोप्स की हो रही थी, तो मैंने सारे कोप जो है कि कोप 1 से कोप 27 तक इससे पहले वाले लेक्चर में आपके कवर कर दिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।